इतिहास भी बदलता है, भूगोल भी बदलता है। युवा सोच और युवा जोश हो तो देश का माहौल भी बदलता है। नमस्कार दर्शकों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम युव तरंग में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर सुरेश बहादुर, जो इन दीपों के बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों में से एक है। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे दूरदर्शन की ओर से इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए। सो थैंक यू। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे ये पहले पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो बतौर खिलाड़ी का जो ये सफ़र है, ये आपने कब से शुरू किया? जी, जर्नी लाइक स्पोर्ट्स में मैं पहले से रुचि रखता था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। बचपन में जितने भी मतलब 5th क्लास से जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते थे स्कूल्स में, स्पोर्ट्स डे होता था, सब में पार्टिसिपेट करता था। बहुत सारा मेडल्स भी जीता है, हाउसेस को जिताता था, काफ़ी फेवरेट था स्पोर्ट्स में। तो वही मेरा अंदर पे एक क्वालिटी जो है उभरते गया। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम जो मैंने नेशनल्स अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था वो गेल रफ्तार में किया था, जो कि बाहर से कम्युनिटीज़ वगैरह आए थे यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल के लिए, और वहाँ से मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। देन उसके बाद वहाँ पे ट्रायल दिया था और काफ़ी अच्छा टाइमिंग आया था मेरा, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया था, फर्स्ट ट्रैवलिंग था मेरा नेशनल में। तो ये कौन सा इवेंट था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? जी 100 मीटर और 200 मीटर में गया था मैं, स्प्रिंटर हूँ मैं। और टाइमिंग क्या थी तब आपकी? तब मेरा बेसिक्स बिना ट्रेनिंग का ही मेरा 12.09 आया था, सेकंड आया था 100 मीटर में। तो आपने इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग ली होगी या काफ़ी कुछ अपने ऊपर काम किया होगा, तो क्या क्या चीज़ें आपने की है इस ट्रेनिंग के दौरान? स्टार्टिंग फेज में तो बिना प्रैक्टिस का मैंने करा था। देन उसके बाद ऐसा मेरा एथलेटिक्स में जो इंटरेस्ट आया, जो मैं प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने लगा, वो मेरा लाइफ बदला उस नेशनल से, जो गेल रफ्तार फर्स्ट नेशनल गया था, जहाँ पे मैंने ट्रायल देने के बाद जो हमारे मतलब अभी जो मेरे कोच है केपी मम्मू सर, जिन्होंने मुझे देखा, उनको लगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है रनर का, एक स्प्रिंटर का, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली आगे बात किया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि देखिए आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, तो अगर आप स्टेडियम पे आओगे, हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, अंडमान एथलेटिक एसोसिएशन है जहाँ पे एथलीट को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस बारे में मेरे को स्टेडियम के बारे में भी पता नहीं था कि स्टेडियम में ऐसा कुछ एसोसिएशन है, एथलेटिक्स का ट्रेनिंग होता है। तो फिर वहाँ पे सर ने बुलाया, मैंने जैसे सर ने बोला तो मैं इंटरेस्टेड था, मैं चले गया। फिर जैसे जैसे गया वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक नॉर्मल एथलीट से एक प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ता है, कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, वो सब सिखाया है वहाँ पे। तो आपको एक टोटली प्रोफेशनल जो एक्सपोजर मिला था, और आपके साथ बाकी के जो खिलाड़ी थे उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। उनसे आपका जो इंटरेक्शन था वो किस तरह का था? जी स्टार्टिंग में ज़्यादा दोस्त तो नहीं बने थे, मैं नॉर्मली जाता था, ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। पर वहाँ पे जितने भी सीनियर एथलीट्स वगैरह थे जो मुझसे बहुत सालों से वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको देख के एक लगता था कि जब उन लोग इतने अच्छे कर सकते तो क्यों ना मैं करूँ। बिल्कुल। तो वो एक मोटिवेशन आता था उनको देख के। काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट हैं जो मुझसे पहले भी नेशनल्स वगैरह गए हैं, तो उनको देख के भी प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलता था उनसे। जी जी। तो वही सब चीज़ है। तो इसके बाद जो आपका ये जो सफ़र है उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको कौन सा लगता है कि आपने आइलैंड के लिए क्या किया है? सबसे बड़ा ऐसा अचीवमेंट आपके इस पूरे खेल सफ़र में वो क्या रहा है? जैसे मैं स्टेडियम ज्वाइन किया, देन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिला 2017 को 29 ईस्ट जोन एथलेटिक जूनियर चैम्पियनशिप में जाने का। तो अंडमान से काफ़ी 30-35 बच्चे लोग गए थे, सबका सिलेक्शन हुआ था। तो वो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये क्या इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। तो यहाँ से बच्चे लोग गए थे, फिर वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन के वजह से हमें पता नहीं चला था कि जो इवेंट होने वाला था एक्चुअल पे 2 तारीख को होने वाला था, पर वो पोस्टपोन होके 9 तारीख को हो गया था। 2 तारीख कौन से ईयर, कौन सा मंथ? सितंबर। सितंबर के 2 तारीख में होने वाला था। जी 10 दिन का डिले हो गया था, तो हमें परेशानी हो गया था क्योंकि एकोमोडेशन नहीं था, और इवेंट स्टार्ट होने से पहले एकोमोडेशन नहीं मिलता है कोई भी जगह में। तो वो एक परेशानी था। हमने फिर सारे एथलीट से बात करके, सर जो हमारे कोच थे मम्मू सर, उन्होंने हमें सहायता दिया था उस वक्त, मतलब एकोमोडेशन वगैरह उन्होंने एडजस्टमेंट किया था। देन 10 दिन वो हम कैसे रहे, सुबह 4:30 एनी हाउ, क्योंकि हम जो फ्लो में जा रहे थे, जो हम डाइट वगैरह लेके गए थे अच्छे से, वो सब
10 दिन का बोले वो सोच के तो नहीं गए थे ना हम। जी, तो प्रिपेयर्ड नहीं थे आप प्रिपेयर्ड लोग। नहीं थे हम, तो जी। वो एक ड्रॉबैक हो गया था हमारे लिए। हम्म, फिर मम्मू सर ने जो हमें सुबह 4:30 बजे उठ के ट्रेनिंग सब देते थे, हम लोग 10 दिन वगैरह बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता ताकि जो प्रैक्टिस है वो छूटे ना, बिल्कुल क्योंकि सब एथलीट अपने पीक पॉइंट पे थे कि परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है। अच्छा दे सके। जी। तो एनी हाउ वहाँ पे हमारे खाने पीने को, डाइट को लेके भी बहुत प्रॉब्लम हो गया था 10 हम्म, दिन, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे सॉल्ट लेक स्टेडियम पे, जहाँ अकोमोडेशन मिला था हमें, हम्म, वहाँ से डिनर हो लंच हो कुछ भी खाने के लिए हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के जाना था। अच्छा, तो जाते जाते काफ़ी एथलीट को तो जाते जाते ड्रेन आते आउट आते हो जाते थे। हाँ, भूख वापस से भूख लग जाता था उनको ऐसा। तो एनी हाउ स्ट्रगल बहुत बहुत मतलब ये जो 10 दिन का जो गैप हो गया, जी उसके लिए आप सारे जो है अपना प्रिपरेशन जो आपने किया कर रखा था वो सब ड्रेन आउट हो गया, जी डाइट ठीक से नहीं हुआ, तो उसके बाद कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? जी एनी हाउ 10 दिन तक हमने वर्कआउट तो कंटिन्यू रखा, सुबह शाम का वर्कआउट। तो डाइट वगैरह जो भी हम केला अंडा वगैरह बगल से लेके आ जाते थे। एक मतलब यूनिटी था स्पोर्ट्स के अंदर कि सब मिल के अपने कंट्रीब्यूशन से सारा डाइट वगैरह लेके आते थे, फिर खाए विद इन। जैसे इवेंट का टाइम हुआ, काफ़ी बच्चों का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था, पर अपने बेस्ट दिया था सबने। और मेरा जो 100 मीटर का था, मैं इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था, डिस्क्वालीफाई हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, तो उस टाइम पे बहुत निराशा और बहुत रोया था मैं उस टाइम, क्योंकि पहला बिल्कुल। नेशनल था और स्टेट को रिप्रेजेंट करने गया था, और उस टाइम पे मैं नर्वस था और बहुत बहुत डर बड़ी गया था। अपॉर्चुनिटी थी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी। मिस हो गया था 100 मीटर का। देन उसके बाद इवनिंग को था मेरा मिडले रिले, अच्छा, जो कि 4 जन के बीच में मतलब ग्रुप में होता है, जो एक 100 मीटर भागता है, एक 200, तीसरा वाला 300 और 400 भागता है। तो तो वो एक उसी दिन इवनिंग के टाइम पे इवनिंग को था। आपका दूसरा इवेंट था। तो अंदर से एक गुस्सा भी था कि अरे ये जो मेन इवेंट है वो तो मिस हो गया, अब इसमें कुछ करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस चीज़ में मैंने अपना 100% दिया था। तो बैटन भी मैंने फर्स्ट ला के दिया था, तो अच्छे से उसको, फिर मेरे जितने भी ग्रुप वाले जो भी है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हमारा सेकंड मेडल आया था। बहुत बढ़िया। तो उस समय पे खुद को तो रोना आ ही रहा था, क्योंकि अचीवमेंट था, इतना दिन का स्ट्रगल के बाद एक अचीवमेंट आया था। इनफैक्ट जी। हमारे जो कोच थे वो भी रो गए थे अचीवमेंट देख के। देन उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि चलो गए थे, एक अचीवमेंट आ गया, स्टेट का नाम रोशन हुआ। फिर जैसे अंडमान आए थे तो एथलेटिक एसोसिएशन ने हमारा वेलकम बैक बहुत अच्छी तरह से करा था एयरपोर्ट में। फिर वही था बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ का। तो इतना सारा जो आपका ड्रॉबैक्स था, उसके बावजूद आपने 100% दिया, अपना स्टेट का नाम रोशन किया, तो इसके लिए आपको कैसा महसूस होता है, आपके पेरेंट्स कैसा महसूस करते हैं? जी, ये प्राउड मोमेंट तो था, नॉट फॉर मी बट फॉर माय पेरेंट्स आल्सो। वो भी बहुत खुश थे, और इनफैक्ट स्कूल भी बहुत प्राउड किया था मेरे ऊपर। जो असेंबली होता है उसमें मुझे बुला के उन्होंने फैसिलिटेट भी किया था, तो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट। और इनफैक्ट एसोसिएशन ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया है इस चीज़ में। तो ओके, तो हमारे अभी इन दीप समूह में जो हमारे बर्डिंग जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे अपना जो करियर है स्पोर्ट्स में, अपना करियर अगर उन्हें आगे ले जाना हो, या फिर ट्रेनिंग उनकी कैसी होनी चाहिए, कैसे उन्हें अपना डाइट कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएँ? जी, यंग एथलीट जो अभी यंग एथलीट है, मैं जी। उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि डेडिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में, बिल्कुल। और डिसिप्लिन भी। जब आप कुछ चीज़ चॉइस करते हो, जैसा नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बाकी सारे भी बहुत सारे चीज़ हो गया, जैसा एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर कुछ भी जो भी स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करते हैं, सब में डेडिकेशन और डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पोर्ट्स तो मैं मानूंगा कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है और अगर जुनून नहीं है कुछ पाने का, तो यू कैंट अचीव एनीथिंग। तो वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहते हो तो एक स्पेसिफिक फील्ड चॉइस करिए। जैसे अगर मैं 100 मीटर एथलीट का था, तो मैं बाकी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचता था। जैसा मुझे होता है ना किसी को स्पोर्ट्स फोकस में करते थे फोकस, आप। तो एक ही चीज़ में मैं बोलूँगा कि एक ही चीज़ में फोकस करिए, जी। उसी में अपना 100% देना होता है। जैसा मैं 100 मीटर में था तो मैं 100 मीटर के ही प्रैक्टिस करता था, बाकी और कोई इवेंट्स वगैरह पे नहीं जाता था। तो वो डेडिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। और डाइट का मैं बोलूँ तो मैं बताऊँ कि अगर आप वर्कआउट करते हो, जी। तो एक एथलीट के लिए 50% उसका वर्कआउट होता है और 50% उसका रेस्ट होता है। रेस्ट भी बहुत रेस्ट ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो बिल्कुल। अभी आप वर्कआउट करते हो, अगर आप डाइट सही से नहीं लोगे, तो फिर वो आपका वर्कआउट वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। अगर आप डाइट लेते हो, अगर आप उसको रेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपर बॉडी को आप रेस्ट नहीं दोगे, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो प्रॉपर जाएगा। बैलेंस नहीं बन जी, पाएगा। जी। तो वही सब चीज़ें
डाइट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आप चाहते हो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को कैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपोजर रह चुका है, नेशनल लेवल में आप जा चुके हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं उनको कैसी फैसिलिटीज़ या कैसी कोचिंग दी जाती है? मेन मेरी जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि सिंथेटिक ट्रैक। और सिंथेटिक ट्रैक में भागना, मड ग्राउंड में प्रैक्टिस करके सिंथेटिक में भागना बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वो रबर का होता है और हम जाके वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो काफ हो जाता है, एमस्ट्रिंग हो जाता है, ये सब पकड़ लेता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो अगर यहाँ पे एक सिंथेटिक ट्रैक अच्छा बन जाता है जहाँ पे सबको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो आई गेस अंडमान में इतने नेचुरल टैलेंटेड यूथ्स हैं जिनको मौका मिलेगा और वो काफ़ी अंडमान का नाम रोशन कर सकते हैं आगे जाके। नॉट ओनली अंडमान, इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं, इतने यंग टैलेंटेड। यहाँ आइलैंड्स में काफ़ी टैलेंट्स है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और ताकि वो अपना जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसको बाहर भी आउटकेस कर सके। तो आपका जो ये पूरा सफ़र रहा है ये बहुत स्मूथ रहा है कि इसमें स्ट्रगल्स थे, चुनौतियाँ थी, कैसे आपने उनको ओवरकम किया? जी, स्ट्रगल्स तो बहुत था, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं होता। अगर कुछ चीज़ आप बड़ा करना चाहते हो तो वो कभी स्मूथली नहीं होता है। तो स्पोर्ट्स लाइफ में भी मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो वो एथलेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिस पे आपको बहुत 100% डेडिकेशन का ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग फेस में मैं समझ नहीं पा रहा था कि स्पोर्ट्स को कैसे लूँ या फिर कैसे करूँ। अच्छा, मतलब इसको प्रोफेशनली आप चूज करें या फिर एज अ वहाँ पे साइड हॉबी के जैसे जी, रखें? ये एक मेन क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज हो रहा था कि मैं इसको प्रोफेशनली लेके जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अभी मैं खाली एक चीज़ पे सोच के रखूँ तो वो होगा नहीं। तो वो एक हर्डल्स वगैरह था मेरे लाइफ में, बट एनी हाउ ओवरकम। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो एनी हाउ मैं मैनेज करता था। पढ़ाई के टाइम पे उसको पढ़ाई पे 100% देता था, स्पोर्ट्स के टाइम पे 100% स्पोर्ट्स में देता था। तो इस चीज़ से मैं मैनेज करता था। इवन मेरे जो कोच है मम्मू सर, उन्होंने भी मुझे गाइड किया है कि कैसे कैसे अपने आप को मैनेज करना जाता है। तो वो सब लाइफ में मैं, और नेशनल एथलीट जो भी बाहर से एथलीट वगैरह है, उन्होंने भी काफ़ी दोस्त वाले बने हैं मेरे, तो उन्होंने भी अच्छा सजेशन दिया है कैसे टाइम पे वर्कआउट करना, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, गोल्स होता है, उसको कैसे अचीव करें। तो वो वगैरह टिप्स वगैरह काफ़ी मिला लाइफ में। जर्नी स्मूथ तो नहीं रहा, बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन जी सारे रहे हैं। तो अच्छे फेजेस भी थे और कुछ बुरे फेजेस भी थे, तो उनको आपने सक्सेसफुली ओवरकम किया। जब मैं नेशनल मेडल मारने गया तो उस टाइम मेरा 12th का बोर्ड भी था। अच्छा जी, तो वो एक मेंटली प्रेशर था कि अगर यहाँ कुछ ना करूँ तो फिर वहाँ भी नहीं होगा। तो एनी हाउ वो जब मैं नेशनल के लिए गया था तो मैं एकदम ब्लैंक आउट हो गया था कि चलो मेरे को और कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई के बारे में तो नहीं सोचना है अभी, अब जिस चीज़ के लिए आया हूँ उसको करना है। तो उस टाइम 100% दिया था 100 में, तो उसमें भी अचीवमेंट आया था और इनफैक्ट 12th के बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। मतलब एक स्पोर्ट्समैन को ना केवल फिजिकली स्टेबल रहना है बल्कि माइंड को भी इतना फोकस रहना है कि उस टाइम पे और कुछ आपके दिमाग में नहीं चल सकता, बस उस इवेंट को लेके ही आपको सोचना पड़ता है। जी, माइंड की गेम है। अगर आप सोचोगे आपको कुछ करना है तो अभी कर पाओ। जैसे बोलते हैं ना, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो वही एक चीज़ है कि आप एक बार सोच लोगे कुछ करना है तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के जो युवा है, हमारे जो दीप समूह के जो यूथ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और उनमें काफ़ी जोश है कुछ कर दिखाने का, तो उनके लिए आप कुछ मोटिवेट उनको करने के लिए या फिर उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहूँगा कि आज के यूथ को कि जो आजकल नेट स्पीड होने के कारण सब सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है जी, जो खाली फ्री टाइम पे मोबाइल यूज़ करते हैं, फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रखते, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ को छोड़ के थोड़ा ग्राउंड पे उतरे, अपने आप को थोड़ा तरह से कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। और मैं बताना चाहूँगा अगर आप फिज़िकली फिट रहोगे तो आपका फिज़िक्स भी अच्छा रहेगा, देन आपका मेंटली स्पिरिचुअली आप बहुत ही एक्टिव रहोगे और ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब में आपको लेके जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आइलैंड में जो हम देखते हैं अभी जो युवाओं के अंदर एक मोबाइल को लेके जो एक एडिक्शन फैल रहा है या फिर जो बाकी के एडिक्शंस भी है, उनसे वो कैसे ओवरकम करें? कुछ चाहते हैं ओवरकम करना लेकिन नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें हैं जो उनको पकड़ के रखती है, तो उनसे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं?
जी, उसके लिए तो वही है ना, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता, मैं भी यूज़ करता हूँ मोबाइल, पर मेरा एक डिसिप्लिन, मेरे एक टाइम है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठूँ, मैं रात को 10 बजे सो जाऊँ, मैं प्रॉपर डाइट लूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ। ये मेरा एक मोटिव है कि मेरे को, मेरे एक स्पेक्ट्रम है, मेरे को करना है, जी। तो वो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो वही चीज़ है ना, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका जो इस सुबह से लेकर जो शाम तक का जो पूरा डेली रूटीन है, वो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जिससे हमको थोड़ा सा जो है मोटिवेशन इस चीज़ से मिले? जी, मैं मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं सुबह 4:30-5 बजे तक उठ जाता हूँ और ग्राउंड पे 5:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ, तो जो कि एवरीडे आप ग्राउंड पे जाते हैं और जी, जो फिजिकल फिटनेस है उसको आप मेंटेन करते जी। हैं? जैसा अभी मेरा हर दिन का शेड्यूल होता है, जैसा मंडे रोड रनिंग हो गया, ट्यूसडे एजिलिटी वर्कआउट, एक्सप्लोसिव वर्कआउट जो भी है, देन उसके बाद वेडनेसडे का स्टेयर वर्कआउट हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, कोर वर्कआउट हो गया। तो ये शेड्यूल है जो मैं शेड्यूल को फॉलो करके चलता हूँ, जो हमारे कोच ने हमें सिखाया है कि एक शेड्यूल होता है। क्योंकि ऐसी कुछ भी आप करोगे तो वो चीज़ होगा नहीं। अभी कुछ भी चीज़ का एक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक वे वे होता होता है, है जिसमें आपको बिल्कुल। करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने अपने आप को अभी तक भी मेंटेन करके रखता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मील्स तो प्रॉपर लेता हूँ। एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतने टाइम के लिए आपको वर्कआउट करना है या इतने टाइम के लिए रनिंग करना है, वो सब कैसा होता है? किस तरह से आप डिसाइड करते हो उसको? शेड्यूल के हिसाब से है, जैसा अगर लॉन्ग रनिंग हुआ तो मैं 5 किलोमीटर चला जाता हूँ। देन उसके बाद अगर वेट ट्रेनिंग करना तो जिम चले जाता हूँ। एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना है तो स्ट्राइड मार लेता हूँ, रनिंग कर वो लेता हूँ। कितने टाइम के लिए करते हैं आप? कितने मैं टाइम पीरियड ऑलमोस्ट के लिए? 2 घंटे तक करता हूँ वर्कआउट। 2 घंटे तक करना जी। चाहिए, अच्छा। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स को छोड़ के फिर पढ़ाई भी देखना पड़ता है थोड़ा। बिल्कुल। तो अभी मैं रिसेंट MBA परस्यू कर रहा हूँ, तो उसका भी पढ़ाई चल रहा है। तो अभी आप अपने जो पढ़ाई हायर स्टडीज़ उसको परस्यू कर रहे हैं, MBA जी, कर रहे हैं, जी, उसके अंदर आप फिटनेस को भी मेंटेन कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं जी, फाइनेंशियली। जी। तो इतना सब कुछ आप जो मैनेज करते हैं, उसमें आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं गिव अप कर दूं या फिर मुझसे और नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि काफ़ी लोग हैं हम यहाँ पे जो एक पॉइंट पे आप आके गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब क्विट करने जैसा हमारा जो मेंटालिटी प्रिपेयर हो जाता है, उस टाइम पे हम कैसे खुद को होल्ड करें वहाँ पे? कैसे क्विट ना करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्विट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो, फिर एक ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ स्मूथली हो। उसमें हर्डल्स आता है कि मतलब अप्स एंड डाउन आता है। तो अब जब भी ऐसा कभी आपके दिमाग में सोच आएगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझसे ये हो नहीं रहा है, मैं क्विट करूँगा, तो आप सोचना स्टार्टिंग तो आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों किया है। आप वो शुरू से सोचिए कि आपने जब फर्स्ट डे सोचा था कि मैं ये करूँगा, अभी जब आपका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम ही हो गया, मतलब आपका टेस्ट हो रहा है कि आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उस वक्त अगर आप गिव अप करने के सोचोगे तो आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों करा है। जब आप उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाओगे जहाँ पे आपने अपना गोल सेट किया है, बिल्कुल। तो वही मोटिव नहीं बनता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, स्टे डेडिकेटेड, फोकस रहिए। हर चीज़ में मुसीबत तो आती है, बट एनी हाउ वी नीड टू ओवरकम। बिल्कुल। जी। तो बतौर खिलाड़ी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खिलाड़ी की जो इम्पोर्टेंस होती है, उसके जो गुण होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? जी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सबसे मेन थिंग तो डिसिप्लिन है। जी, अभी डिसिप्लिन। आप कोई स्पेसिफिक फील्ड में हो तो उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके गुरु हो गया, उनका रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हैं उनका रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीज़ है पर वो बड़ा इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। तो वो मेन वही है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप सही तरह से शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही सब बोलना चाहूँगा कि जो भी आप सोच के करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आपको सारे चीज़ें जो हैं वो बताते हैं। तो गुरु का क्या इम्पोर्टेंस होता है खिलाड़ी के लाइफ में, या फिर कोई भी अदर एस्पेक्ट्स में गुरु का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कोच का? मेरे लिए तो कोच का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो भी बना हूँ आज, जो भी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, नेशनल्स वगैरह जाता हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो सब अपने गुरु की वजह से, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया है, इस मुकाम तक पहुँचाया है। जी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोचेस का रहना।
तो केवल स्पोर्ट्स नहीं, बाकी और भी कई सारे फील्ड्स हैं, जैसे आप कल्चरल फील्ड में देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए एजुकेशनल फील्ड में, कोई भी फील्ड में जो गुरु का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, खास करके हम इंडियंस जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको जो है इम्पोर्टेंस इतना देते हैं कि हमारे बाकी सारे जो भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, सबसे ज़्यादा उनका जो है इम्पोर्टेंस हम मानते हैं, और वो जो भी बोले उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम रहा होगा, लेकिन आपके जो कोच है उन्होंने आपको सेम टाइम पे कुछ और करने को बोला, एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अपने गुरु की बात सुननी है, ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ होगा कभी? ऐसा सिचुएशन तो आया नहीं था, बट वही नेशनल, मैंने जैसे कहा कि जब हम ईस्ट जोन के लिए गए थे तो उस टाइम पे मेरा बोर्ड एग्ज़ाम भी था, तो फैमिली से ये प्रश्न था कि क्यों नेशनल जाएगा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। तो इस हिसाब से तो एनी हाउ मैंने ये चीज़ सर को डिस्कस किया था कि सर मेरा इस साल बोर्ड भी है तो मैं कैसे करूँ करके। तो उन्होंने बस यही कहा था कि सुरेश, तुमने जब 1 साल मेहनत किया है तो उसे तुम ऐसी वेस्ट तो नहीं कर सकते हो, एनी हाउ तुम पढ़ाई तो तुम आके भी कर ही सकते हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ तुमको बार बार नहीं मिलेगा नेशनल का। तो उस हिसाब से मुझे सर ने जो मोटिवेट किया था उस हिसाब से मैं गया भी था और मेडल भी आया था हमारे अंडमान के लिए। सर का, मेरे मामू सर का ये कहना है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात की है। मेहनत हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी मुकाम तक पहुंचना है। तो यहाँ हमारे दीपों में कई ऐसे बडिंग जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप उनको जानते होंगे, उनके नाम आप बताना चाहेंगे जो आगे जाके एक स्टेज तक या एक लेवल तक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके? एथलीट जिन्होंने हमारे दीपों को रोशन किया है, सो कॉल्ड देबोरा, जो कि नाम सुना ही होगा आपने, देबोरा नाम, ईसो एल्बिन, डेविड बेकहम, केपी मम्मूसा जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, तो इन्होंने हमारे दीपों का नाम रोशन किया है। इनफैक्ट अभी हमारे फील्ड में, जैसे मेरे फील्ड में काफ़ी यंग एथलीट है जो मेहनत कर रहे हैं, जो अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो आई गेस अंडमान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। जी, तो ये जो आपने इस खिलाड़ियों के नाम लिए, ये कौन से फील्ड से या फिर कौन से इवेंट से बिलोंग करते हैं? जी, जो मेरे कोच है जो केपी मम्मू सर, वो एथलेटिक्स से है और उनको देख के लगेगा नहीं कि उनका एज 50 हो चुका है, बट ही इज़ वेरी यंग, ऐसे दिखते हैं क्योंकि फिजिकल फिटनेस इतना मेंटेन करके रखा है। जी, और डेबोरा, डेविड बेकहम, ईसो एल्बिन, ये सब साइकिलिस्ट है अंडमान के जिन्होंने इंडिया लेवल हमारे पूरा अंडमान के नाम रोशन किया है। तो मैं यूथ को भी यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, अगर आप डेडिकेटेड रहोगे तो आप ज़रूर मुकाम हासिल करोगे। तो आप अभी काफ़ी यंग एज पे हैं, तो आगे का जो आपका फ्यूचर प्लान है, करियर प्लान है, वो क्या है? जी, मेरा गोल मैंने ऐसे सोच के तो रखा नहीं है, कब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे करके आएगा वो हमें नहीं पता। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखता हूँ, मेंटली भी फिजिकली की, ताकि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मैं इसे छोड़ूँ ना। तो उस चीज़ के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ कि आगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है मुझे तो मैं उसको ग्रैब कर सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। जी। तो आपके जो भी ट्रेनिंग के दौरान या फिर जो स्पोर्ट्स के दौरान आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, उनका कितना महत्व है? बिकॉज विदाउट इक्विपमेंट्स भी कई जगह पे ट्रेनिंग दिलाई जाती है ना? तो विदाउट इक्विपमेंट्स और विद इक्विपमेंट्स, ये दोनों जो ट्रेनिंग होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है या फिर क्या असर पड़ता है एक स्पोर्ट्समैन के प्रिपरेशन के ऊपर? जी, विदाउट इक्विपमेंट वो तो बेसिक सा ट्रेनिंग हो गया, जैसा फिटनेस के लिए हम लोग करते हैं, और इक्विपमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि जैसा मेरा फील्ड में है हर्डल्स वगैरह हो गया, स्ट्राइट मारने के लिए हर्डल्स हो गया, देन बहुत कुछ है जो इक्विपमेंट जो यूटिलाइज होता है एक एथलीट के लिए, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अलग दिन शेड्यूल वर्कआउट होता है ना, उस शेड्यूल में इक्विपमेंट का यूज़ होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है एग्जैक्ट जैसा आपको चैलेंज के समय पे जैसा आप फेस करेंगे, उस चीज़ का एक एक्सपोजर ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाता है अगर आप इक्विपमेंट के साथ करते हो तो। जी, बिल्कुल। तो सपोज़ एक छोटा बच्चा है जो इस फील्ड में आना चाहता है, एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में आना चाहता है, उसको बचपन से किस तरह से अपना माइंड सेट या फिर फिज़िकल फिटनेस को किस तरह से उसको ट्रेन करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को किस तरह से उस चीज़ में उसे सपोर्ट करना चाहिए? जी, अगर छोटे बच्चे को अगर इस फील्ड पे आना है तो अच्छी एज होती है 14-15, ये जो एज होती है बच्चों की, इस स्टेज में अगर वो ट्रेनिंग पे जाएगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट है फ्यूचर में, और पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करेंगे स्पोर्ट्स फील्ड में
जैसा उनको प्रॉपर डाइट वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह में सपोर्ट करेंगे जी। तो उस चीज़ से काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आप जैसे बोले 14 या 15 उससे पहले भी ये जो पूरा जर्नी है आते हैं वहाँ काफ़ी से अगर बच्चे। हम स्टार्ट करेंगे तो हमको जो है काफ़ी आसानी होगी जी आफ्टरवर्ड्स। वो जो ट्रेनिंग है वो सबको जो एक्सेप्ट करने के लिए या फिर जी। उन सब में अपना बेस्ट देने के लिए हमें जी जो है काफ़ी मदद मिलेगी। जी वही एक सर्टेन एज होता है ना कि इस एज पे अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे जैसा जूनियर नेशनल आता है सीनियर नेशनल आता है तो आप उसके लिए रेडी हो सकोगे। तो कौन कौन से एज ग्रुप्स है जिनके जो है खेल में नॉमिनेशंस होते हैं या फिर सिलेक्शन होता है? जी अंडर 14 सब जूनियर हो गया, फिर 20 के अंदर जूनियर्स हो गया, फिर जी। 20 अबव सीनियर्स लेवल हो गया। तो इस यही प्रोसेस होता है। जूनियर, सब जूनियर एंड सीनियर। सीनियर्स जी। जी। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स है, आइलैंड्स के जो स्पोर्ट्समैन है, जो बाकी के यूथ है जो स्पोर्ट्स को एथलेटिक्स जो इवेंट्स है उनको परस्यू करना चाहते हैं, तो उनका भविष्य या फिर इन द्वीपों का भविष्य इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स या फिर इन टर्म्स ऑफ एथलेटिक्स आपको कैसा लगता है, कैसा दिखता है आपको? वेल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अगर अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा ट्रेनिंग बच्चे को मिले तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल एथलीट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो नेचुरल टैलेंटेड है, जी। जिनके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो अगर अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिले तो आई गेस अंडमान का नाम ज़रूर रोशन होगा। तो आपके इस खिलाड़ी बनने के सफ़र में आपके माता पिता का क्या योगदान रहा है? किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी स्टार्टिंग में जब मैं स्पोर्ट्स करता था तो उन्हें पता था कि मैं स्पोर्ट्स अच्छा करता हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह से मेडल्स वगैरह जब आते थे तो वो बहुत खुश होते थे कि चलो बच्चे ने अच्छे किया है। तो उनको मगर ये नहीं पता था कि मैं इसको एक प्रोफेशनली लेना चाहता हूँ करके, क्योंकि उनको ऐसा था कि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ने एनी हाउ जब मैं नेशनल जब मेडल मार के गया था, जो एक प्राउड मूवमेंट था जब उनको पता चला कि ऐसा मेडल लेके आया है, देन उसके बाद उन्होंने भी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जो भी मेरा सप्लीमेंट डाइट्स में उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आप अपने भविष्य में क्या एम रखते हैं आगे करने के लिए? जी मेरा मोटिव तो ये है कि मैं फिज़िकली फ़िट रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, नॉट ओनली इन द एज ऑफ 23 बट मैं अगर 40-50s में भी रहूँ तो मैं सेम फिज़िक ही मेंटेन करूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये डेडिकेशन है कि मैं ये जो रूट है उसको बराबर लेके चलूँ। बिल्कुल। एनी हाउ मेरा एम यही रहेगा कि अगर मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है स्पोर्ट्स में तो मैं अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखूँगा फिज़िकली मेंटली, ताकि मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूँ। इवन अगर मुझे मौका मिले कोई भी एथलीट को सपोर्ट करने का तो मैं उनको भी सपोर्ट करूँगा। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया किस तरह से आपने अपने जीवन में स्पोर्ट्स को लेकर हर चीज़ को बैलेंस में रखकर अपनी पढ़ाई, अपनी फिटनेस, अपना डाइट, हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन किया और किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग रहा है हम सभी के लिए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि हम भी इन युवाओं से, इस जो यूथ कम्युनिटी है उनसे हम मोटिवेशन लेते रहे और देखें कि वो हमें मोटिवेट करे और उनको सपोर्ट करे, ताकि वो अपना जो सपना है, अपने जो टैलेंट्स है उनको शोकेस कर सके। तो आज आपसे यहीं विदा लेते हैं इस संदेश के साथ। नमस्कार।